हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो ये क्रैश कोर्स साइंस का ये सिलेबस है। ये उन बच्चों के लिए है जो अब की बार क्या करेगा, बिहार बोर्ड का एग्जाम देगा 2025 में। और काफी क्लास जो है हम इस पे क्या किए हैं, रिकॉर्ड करके आप लोगों को यूट्यूब पे दे चुके हैं, जिसमें केमिस्ट्री 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बायोलॉजी का सीरीज जो है अब हम लोग क्लास 10th के साइंस का ही शुरू किए हैं, जिसमें कि 2 वीडियो जो है अभी तक में रिकॉर्ड हो चुका है और आप लोगों को मिल चुका है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, मानव पाचन तंत्र। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है, तो मानव पाचन तंत्र टॉपिक है हम लोगों का। तो हम लोग मानव पाचन तंत्र को देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र में जो है क्या क्या चीजें अपने को जानना है, क्योंकि इस चैप्टर से खास करके ये जो मानव पाचन तंत्र है इससे 5 नंबर का सवाल जो है डायरेक्ट पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। मानव पाचन तंत्र का चित्र सहित वर्णन करें, ये 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट है इससे। बाकी आहार नाल से आप क्या समझते हैं, पाचक रस क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन इससे बनाया जाता है, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और एमसीक्यू में भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं मनुष्य में पोषण। ठीक है, हम लोग देखते हैं मनुष्य में पोषण। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य में पोषण के कौन कौन से ऐसे जो अंग है वो क्या काम करता है, उस चीज के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम लोग उसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से देखने का कोशिश करते हैं। देखिए मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण का जो स्टेप है, चरण है, वो 5 चरण में है। सबसे पहला क्या है, अंतःग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है और बहिष्करण है। ये 5 चरण में क्या होता है, मनुष्य में, मानव में पोषण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। अब है आहार नाल, मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी क्या है, एक लंबी नली है, इसलिए उसका नाम ही है आहार नली या आहार नाल। ये कहां से शुरू होता है, ये शुरू होता है मुख से। ये कहां से शुरू होता है, मुख से, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मुख गुहा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मुख गुहा कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माउथ कैविटी कहते हैं। ये जो दिख रहा है इसके अंदर वो क्या है, मुख गुहा है। क्या है वो, मुख गुहा है। मुख गुहा में सबसे पहले क्या देखना है, मुंह देखना है, दांत देखना है, जीवा देखना है, लार ग्रंथि देखना है। और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार किस पे काम करता है, तो शर्करा पे। किस पे काम करता है, तो शर्करा पे काम करता है। उस चीज को हम लोगों को देखना है। मुंह का जो काम है वो मुख्य रूप से है भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। और ग्रहण करने के बाद उसको अच्छी तरह से दांतों के सहयोग से, दांतों के मदद से चबाना, काटना, पीसना। और जीभ का काम है स्वाद लेने के साथ साथ जो है उसको चिपचिपा बताते हुए पूरी तरह से उलट के पलट के अच्छी तरह से मिलाने में मदद करना। और लार जो है वो क्या करता है, भोजन को लसलसा चिपचिपा बताता है, ताकि उसका पाचन जो है अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरह से हो पीसे। तो जैसे ही हम लोग भोजन को चबाना शुरू करते हैं तो हमारे मुख गुहा में पाचन की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और सबसे पहला चीज जो शुरू होता है पाचन में वो है शर्करा। जब कोई मीठे चीज हम लोग खाते हैं, फल हो, मिठाई हो या कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज खाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, तो चबाने के क्रम में जो मीठापन अपने को महसूस होता है, आभास होता है, वो इस शर्करा पे कार्य किया गया लार में जो एंजाइम है उससे ही होता है। तो ये देख लीजिए मुख गुहा का ये पार्ट है, दांत, जीवा, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि से निकला हुआ लार एंजाइम टोल्विन जो शर्करा पे क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला काम क्या है, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण। फिर भोजन को चबाना, दांत का काम है भोजन को चबाना। जीवा का काम है भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना। लार ग्रंथि
से निकलने वाला रस को लार रस या लार कहते हैं, जो भोजन को क्या करता है, एकदम बिल्कुल चिपचिपा लसलसा बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो भोजन में है उस पे क्या करता है, अभिक्रिया करके उसको तोड़ने का काम करता है। तो जो स्टार्च है वो स्टार्च को तोड़ता है किसमें, शर्करा में। अब आलू में स्टार्च होगा, हलवा में स्टार्च होगा, जो रोटी हम लोग खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जिसको स्टार्च कहते हैं, वो है। तो लार में जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को क्या कहते हैं, उस एंजाइम को कहते हैं इमाइलेज। क्या कहते हैं, इमाइलेज। ठीक है, देख लीजिए हिंदी में ये इमाइलेज कहलाता है या एमिलेज कहलाता है। इंग्लिश जब इसका लिखते हैं तो इमाइलेज लिखते हैं। देखिए ये इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को, किसको, स्टार्च को, ये इमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें भाई, शर्करा में। किसमें, शर्करा में, शर्करा में। ठीक है, तो ये काम मुख्य रूप से मुख गुहा के अंदर होता है। अब मुख गुहा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुख गुहा से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुख गुहा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो मुख गुहा से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग जाएंगे 2 नंबर पे, जिसको कहते हैं भोजन ग्रासिका। क्या कहते हैं, भोजन ग्रासिका। इसको नॉर्मल आप क्या कह सकते हैं, इसको आप ग्रास नली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्रास नली कह सकते हैं। ये जो है निगल द्वार से शुरू होता है और अमाशय तक फैला रहता है। सपोज डेट ये निगल द्वार है, यहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ आके खुलेगा, ये अमाशय में आके क्या करेगा, खुलेगा, अमाशय में आके खुलेगा। देख लीजिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये संरचना है इसको कहते हैं क्या, ग्रास नली। क्या कहते हैं इसको, ग्रास नली कहते हैं। अब ग्रास नली का काम देख लीजिए, तो मुंह से अमाशय तक भोजन को ले जाने वाला जो पाइप है उसको ग्रास नली या ग्रासिका कहते हैं। इसमें एक गति होता है, उस गति को कहते हैं कर्मानुकुचन। क्रम के अनुसार एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, जिसके वजह से भोजन आगे सरकता है और वापस आसानी से नहीं आ पाता है। इस गति को कहते हैं कर्मानुकुचन। ये जो है बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में जो है 76वीं में पूछा जा चुका है, और उसके बाद जो है ये बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है 2023 के एग्जाम में। चलिए, तो इस गति को क्या कहते हैं, क्रमानुकुचन। क्या कहते हैं, कर्मानुकुचन कहते हैं, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन धीरे धीरे आगे सरकता है। ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, कर्मानुकुचन कहते हैं। तो मेनली इसका काम क्या है, भोजन को निगल द्वार से अमाशय तक पहुंचाना, धीरे धीरे सरकाना और ऊपर जाने में अवरोध उत्पन्न करना। तो भोजन तो आएगा आसानी से, लेकिन जाएगा नहीं आसानी से। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के बाद जब किसी को वोमिटिंग होती है, उल्टी होता है, तब क्या करता है, रिवर्स मारता है, अदरवाइज आसानी से हो ही नहीं सकता। तो अब तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं आमाशय। तीसरे नंबर को क्या कहते हैं, आमाशय। ये मैंगो, इसको आम कहते हैं, उसी के जैसा शेप होता है इसका, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आमाशय। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये है आमाशय। ये क्या है, ये आमाशय है। यहाँ भोजन स्टोर होता है 2-3 घंटे के लिए। ये एक प्रकार का थैली है जिसको नॉर्मली लोग पेट कहता है, ओवरऑल अपर पार्ट पेट ही कहलाता है, बट इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं, जो हमारे अंदर होता है। और ये वक्ष गुहा के नीचे जस्ट होता है, डायफ्राम के बाद नीचे की ओर। चलिए, तो आमाशय को हम लोग देख लिए। अब आमाशय का जो कार्य है उस चीज को देखते हैं। अब आमाशय में पाया जाता है क्या, जठर ग्रंथि। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर रस का स्राव करता है, जठर रस का स्राव करता है। तो आमाशय में क्या पाया जाएगा, जठर रस। जठर रस, जठर रस जो कहां से निकलेगा, जठर ग्रंथि से निकलेगा। आमाशय के अलग अलग स्तर होते हैं, दीवालों का, उत्तकों का, उसी में ये होता है। सबसे पहला चीज जो वहां पे पाया जाता है 1 नंबर में, वो क्या पाया जाता है,
वो पाया जाता है पेप्सिन। क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। तो पेप्सिन क्या है? एक पेप्सिन क्या है? एक तो पेप्सिन एक एंजाइम है। दूसरा HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरा क्या पाया जाता है? स्लेमा। स्लेमा इसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। ठीक है, ये तीन तरह का जो है पदार्थ वहां पाया जाता है। तीन तरह के पदार्थ का स्राव होता है। किससे? तो अमाशय के दीवारों से। अमाशय के दीवारों से सबसे पहला जो है पेप्सिन है, जो प्रोटीन पे काम करेगा। HCl है, जो भोजन में कीटाणु है, जीवाणु है, उस पे काम करेगा। और स्लेमा है, जो इस चीज को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। HCl की मात्रा को कंट्रोल करेगा। चलिए देख लेते हैं, हम लोग स्लाइड को ऊपर करके देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए, आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या काम है इसका, तब तो समझ में आएगा। तो पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम है? पाचक एंजाइम है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन में। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में बदलने में काम करेगा। फिर स्लेमा है, अमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से क्या करता है? सुरक्षित रखता है। अम्ल से क्या करता है? सुरक्षित रखता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? अम्ल इतना खतरनाक है, वो अमाशय के आंतरिक दीवार को ही क्या करेगा? क्षतिग्रस्त कर देगा, और उससे पेट्रिक अल्सर हो जाएगा, लोगों को बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्रिया में सहायता करता है, प्रोटीन को तोड़ने में, पेप्सिन बनाने में। और यहाँ पे ये क्या करेगा? जो म्यूकस है वो रक्षा करेगा। किससे? HCl से। क्योंकि एसिडिटी सुने हैं ना आप लोग, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो हमारे अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है। और HCl की मात्रा जब बढ़ जाती है, उसको कुछ मिलता नहीं है, तो अमाशय के दीवारों को ही क्या करता है? डाइजेस्ट करना, क्षतिग्रस्त करना क्या करता है? शुरू कर देता है। और उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, वहां एक और पदार्थ होता है जिसको म्यूकस कहते हैं या श्लेष्मा कहते हैं। अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक चला तो आपको क्या हो जाएगा? पेट्रिक अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रिक अल्सर हो जाएगा, घाव हो जाएगा अंदर से अमाशय के दीवारों में, है ना। तो आपको क्या करना है? समय पे अपना हर चीज करना है, ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे आ जाइए। चौथे नंबर पे क्या है? तो चौथे नंबर पे है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत चौथे नंबर पे क्या है? छोटी आंत है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। छोटे आंत, इसको छोटी क्यों कहते हैं? छोटी आंत का जो ये पाइप है, ये एक नली है, इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और जो बड़ी आंत है, उसका डायमीटर जो है वो बड़ा होता है, इसलिए छोटी बड़ी नाम रखा गया है। हालांकि लंबाई छोटी आंत की अधिक होती है, लगभग 6 से 8 मीटर के आसपास होती है। और बड़ी आंत की जो लंबाई है, लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। बट इसका जो अपना क्या है? रेडियस है, जो व्यास है, जो इसकी गोलाई है, जो इसकी अंदर से मोटाई है, उसके आधार पे इसको छोटी या बड़ी आंत कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, ये शुरू कहाँ होता है? तो जहां अमाशय खत्म होता है, जहां पे अमाशय खत्म होता है, जब अमाशय खत्म हो जाता है, तो वही से क्या होता है? छोटी आंत शुरू हो जाता है। छोटी आंत शुरू हो जाता है, इस तरह से छोटी आंत शुरू हो जाता है। और इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। चलिए, इसका काम क्या है वो देख लीजिए। छोटी आंत से निकलता है क्या? रस निकलता है, आंत रस निकलता है। कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, उसको ग्लूकोज बनाता है। वसा पे काम करता है, उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। और प्रोटीन पे काम करके उसको एमिनो एसिड में बदलता है। किसमें बदलता है? एमिनो एसिड में बदलता है। उसको सैकस इंटेरिकस कहते हैं, उसको आंत रस कहते हैं, और सैकस इंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए, दूसरा, यकृत तथा अग्नाशय से क्या होता है? रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? तो ये हार्मोनिक पदार्थ, एंजाइमिक पदार्थ रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज होता है। और वो एंजाइम क्या करता है? काम करता है। कैसे काम करता है? तो उस चीज को देख लीजिए। थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर कर देते हैं, ये कैसे कैसे काम करता है।
तो देखिए आप, लीवर, ये लीवर, लीवर, लीवर का बात देख लीजिए, लीवर क्या है। अब ये लीवर से, यकृत से क्या निकलेगा, पीत रस निकलेगा, जो कैसा होगा, पीत लवण, ठीक है। और ये किस पे काम करेगा, वसा पे काम करेगा, ठीक है। और जब वसा पे काम करेगा तो इसको क्या करेगा, बड़े बड़े वसा के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेगा। पहला काम ये हो जाएगा, इससे वसा टूटेगा, वसा का इससे पाचन होगा। दूसरा, अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयिक रस, जो क्या होगा मुख्य रूप से क्या होगा, एंजाइम होगा, एंजाइम होगा। जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो आमाशय में क्या पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उससे भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब पित्त यकृत से निकल के उसमें मिलता है तो अब अम्लीयता को दूर करके उसको क्या कर देता है, क्षारीय और लवणीय बना देता है, ताकि अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम उस भोजन पे अच्छे से कार्य करे और उसमें जो भी पोषक तत्व है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करे, अच्छे से उसको पचाए, ताकि एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है, अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहला एंजाइम जो आपके लार ग्रंथि से रिलीज हुआ था, लार में था, टोल्यूइन, जो इमाइलेज का ही एक पार्ट है, वो यहाँ भी पाया जाता है, पहला। दूसरा एंजाइम जो पाया जाता है वो ट्रिप्सिन, और तीसरा एंजाइम जो पाया जाता है वो क्या है, लाइपेज है। ये तीन तरह का एंजाइम। अब प्रोटीन पे क्या काम करता है, तो प्रोटीन पे ट्रिप्सिन काम करता है और उसको पेप्टोन में बदल देता है। वसा पे जो है लाइपेज काम करता है और उसको वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। और स्टार्च पे इमाइलेज काम करता है जो उसको ग्लूकोज में बदलता है। देख लीजिए, तो हमारे माउथ में, हमारे मुख गुहा में शर्करा, स्टार्च जो टूटता है शर्करा में, वो आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं, मतलब 10%, 20%, 25% ही वहां पे टूटने का कार्य होता है, क्योंकि हमारे मुख गुहा में ज्यादा देर तक भोजन रहता ही नहीं है। 1 मिनट भी रह ले तो बहुत है, हम लोग इतना स्पीड से उसको चबा के अंदर लुढ़का देते हैं। चलिए, तो ये देखिए, छोटी आंत में मुख्य रूप से भोजन का क्या होना है, छोटी आंत में मुख्य रूप से भोजन का होना है पाचन और अवशोषण। तो देख लीजिए पाचन कैसे होगा। प्रोटीन पे ट्रिप्सिन एंजाइम काम करेगा, वसा पे लाइपेज काम करेगा, स्टार्च पे इमाइलेज काम करेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या है, उसके बाद चले आइए आप कहाँ पे, इसी का जो दूसरा पार्ट है उस पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए, तो छोटी आंत का जो है 3 पार्ट होगा, ठीक है। वो 3 पार्ट में जो है अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम होता है, ठीक है। देख लीजिए। और यहाँ दीर्घ रोम, यहाँ अवशोषण की प्रक्रिया होती है। छोटी, ये मान के चलिए छोटी आंत है, इसकी आंतरिक दीवार है। यहाँ पे जो है करोड़ों की संख्या में क्या पाया जाएगा, माइक्रोविलाई पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, माइक्रोविलाई पाई जाएगी। ये माइक्रोविलाई क्या करेगा, जो भी पाचित भोजन के रस है उसको क्या करेगा, अवशोषित करेगा और डायरेक्ट ब्लड में मिलाएगा, अवशोषित करेगा और डायरेक्ट ब्लड में मिलाएगा। और उससे क्या होगा, इसकी क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगी। छोटी आंत में अवशोषण के लिए क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। तो ये मोटा मोटी काम है छोटी आंत का। किसका, छोटी आंत का काम है मोटा मोटी। अब हम छोटी आंत का काम देख लिए हैं। अब छोटी आंत जहां क्या होता है, समाप्त होता है, वहीं से शुरू होता है बड़ी आंत। वहीं से क्या शुरू होता है, बड़ी आंत शुरू होता है। अब इसको अगर आप लोग चित्र के सहारे देखना चाहते हैं तो चित्र के सहारे देख सकते हैं। चलिए हम आपको चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा चित्र। ये देखिए, छोटी आंत जो है यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ शुरू हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे समाप्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद यहाँ से शुरू हो गया है बड़ी आंत। ये देखिए, ये मोटी नलिका युक्त जो ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी आंत, ये क्या है? तो बड़ी आंत है। चलिए बड़ी आंत के कार्यों को हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? तो बड़ी आंत है। क्या है ये? बड़ी आंत है। इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये मुख्य रूप से जल का अवशोषण करती है, मुख्य रूप से वाटर एंड मिनरल्स का अवशोषण करती है, और वर्ज्य पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ या जो मलयुक्त पदार्थ है उसको, ठीक है, गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो जब जल का अवशोषण और मिनरल्स का अवशोषण हो जाता है तो बड़ी आंत से ये चला जाता है गुदा में। कहां पे? गुदा में, अवशिष्ट पदार्थ के तौर पे। और समय समय पे इसे क्या किया जाता है? गुदा द्वार के द्वारा, मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मानव में पाचन कहते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से आहार नाल और उसकी सहायक जो ग्रंथि है, जो एंजाइम निकालती है, वो क्या करती है? काम करती है, जो हम लोग क्या किए अभी देखिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज देखिए कि किस तरह से जीव दांत, लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में, ग्रहणी, निगल द्वार, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, गुदा द्वार, यह मल द्वार। और ये इसका चित्र है, चित्र के जरिए हम आपको नंबरिंग करके बताए थे, चित्र के जरिए हम क्या किए थे? नंबरिंग करके बताए थे। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक शॉट में याद करने वाला है, वो क्या है? देख लीजिए, वो क्या है? वो क्या है? ये है, ये देखिए वो क्या है? वो ये है। इस चीज को ध्यान में अपने को रखना होगा, वो ये है, ठीक है, कि पाचन तंत्र बराबर क्या होता है? पाचन तंत्र बराबर होता है आहार नाल एक नंबर में प्लस पाचन ग्रंथि। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बनेगा पाचन तंत्र। अब पाचक ग्रंथि में क्या क्या होगा? सबसे पहले लार ग्रंथि, कहाँ पे? हमारे मुख गुहा में। यकृत होगा कहाँ पे? तो अमाशय के दूसरे तरफ, डायफ्राम के नीचे। अग्नाशय कहाँ होगा? यकृत के नीचे। तो इस तरह से ये क्या करता है? संरचना का निर्माण करता है। अब ये चित्र खत्म हो गया है। अगर चित्र में इस चीज को देखना चाहते हैं तो चित्र में देख सकते हैं। चलिए चित्र में देख लीजिए, इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है। ये देखिए, ये अमाशय के दूसरे तरफ, अमाशय की दूसरी तरफ देख लीजिए आप, ये रहा, ये अमाशय है, ये अमाशय है। इसके दूसरी तरफ ये देखिए यकृत और पित्ताशय, और इसके जस्ट नीचे जो है क्या है? अग्नाशय है। ये देखिए, तो 5 नंबर का क्वेश्चन में जब कहेगा चित्र बना के वर्णन कीजिए, तो इस चित्र का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, जो आपके बुक में भी होगा, जो आपके बुक में भी होगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या था? मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन था। मनुष्य में पाचन ऐसे ही होता है, और मनुष्य में पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद क्या होता है? जो भी अवशोषित पदार्थ रस के रूप में बनता है वो ब्लड में चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है? तो वो ब्लड में चला जाता है, वो हमारे रक्त में चला जाता है। वो किस में चला जाता है? तो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और ये ब्लड हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। फिर कोशिकाओं में जाने के बाद वो क्या होता है? टूटता है। क्या होता है? टूटता है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। ये जो है वहां जाता है और ये टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। एटीपी के रूप में एनर्जी बनाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, फिर वाटर वेपर रिलीज करता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ठीक है, श्वसन कहते हैं। तो इस चीज को आगे का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हम लोगों ने देखा वो क्या देखा? वो हम लोगों ने देखा मानव पाचन तंत्र का कौन कौन सा भाग होता है और ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। तो इससे आपका 2-3 क्वेश्चन बनेगा। एक, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। दूसरा, मानव
पाचन तंत्र का वर्णन करें। सामान्य आहार नाल से आप क्या समझते हैं, आहार नाल के विभिन्न भागों का वर्णन करें। या मानव पाचक रस में एंजाइम जो भी है उस एंजाइम के बारे में पूछ सकता है। मुख गुहा का बात हो सकता है कि मुख गुहा के अंदर पाए जाने वाला संरचना का बात करें। इसमें आपका दांत, जीभ और जो लार ग्रंथि है उसकी बात होगी। तो चलिए इस सब चीजों को हम लोग देख लिए हैं। पुनः हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक की ओर जाएंगे जो हम लोग कल देखेंगे। आज टाइम हो चुका है। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हमारे वीडियो देखते हैं या जो भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं, मुझे आशा है कि आप लोग तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और हम भी क्या कर रहे हैं, लगातार सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं बिना एब्सेंट किए हुए, ताकि आपको इससे लाभ मिले। चलिए पुनः कल हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और कल का टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, श्वसन। क्या होगा, श्वसन होगा। क्या होगा, श्वसन होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।